भाई ऐसा है कि समय बहुत कम है ना। एग्जाम बड़ी नज़दीक आ चुका है, टाइम टेबल वगैरह डेट वगैरह फिक्स ही हो गया है। इसीलिए और जल्दीबाजी में भी अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं ना तो आसान हो जाएगा। बाकी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास करते हैं। हम सभी चारों ऑप्शन को बता देते हैं ताकि किसी में से अगर दूसरे टाइप का सवाल आता है तो हमको लग रहा है इस एक में से है ना, ये एक सवाल अगर हम आपको करवाते हैं, इसमें से हमको लग रहा है 5 सवाल है ना आपका तैयारी हो जाता है मेरे ख्याल से। बाकी आप वीडियो देखिए ना, समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ लीजिएगा, प्ले लिस्ट में है अपना, सुन लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, है ना। अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। टोटल सवाल हम निम्मी से लिए हुए हैं भाई, है ना। जो ITI में सवाल आते हैं लगातार आ रहे हैं। बाकी थ्योरी पढ़ लीजिए, आसान हो जाएगा। आज का जो सवाल है ना, इसको मान के चलिएगा आप 400, है ना, 411 नंबर, है ना। अगर 500 का सीरीज को लेकर के चलते हैं तब तो आज 115 जो अपना लोग कर रहे हैं, इसमें देख लीजिए जो चर्चा कर रहा है, डायल टेस्ट में रीडिंग किस हिस्से से लिया जाता है। डायल टेस्ट देखे हैं ना, हम 2-3 दिन से लगातार 2-3 वीडियो से इस चीज़ को बार बार पढ़ा रहे हैं, है ना। डायल टेस्ट आप लोग देखे भी होंगे, इस टाइप से आप, है ना। और यहाँ पे रीडिंग होता है ना। यहाँ एक वो सुई लगा रहता है ना, जो रीडिंग आपको बताते रहता है। हाँ, इसके नीचे जो है ना स्टीम होता है, उसके बाद इसके नीचे प्लंजर होता है, उसके भी नीचे एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको अपना लोग एनवील कहते हैं, ठीक है। तो अपना लोग देख लीजिए इस वाले जो ये वाला है पॉइंटर, ये प्लंजर, प्लंजर को किसी सरफेस पे, है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक अप डाउन करवाते हैं। तो अपना लोग को इसकी समतलता अगर कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, खुदरा है, तो पता चल जाता है भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या है। उसको फिर अपना लोग अगला ऑपरेशन करके काट के हटा देते हैं। इसकी समतलता को चेक करने के लिए अपना लोग डायल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें रीडिंग कौन सा बताता है, अगर इसको इस जॉब पे आगे पीछे करते हैं तो रीडिंग अपना लोग को यही ना सुइए ना बताता है, जिसको अपना लोग कहते हैं पॉइंटर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ये डायल टेस्ट का रीडिंग बताने का जो कार्य करता है वो पॉइंटर, है ना, वही होता है। और वो इसी सुई को कहते हैं पॉइंटर, ठीक है ना। ये घूमेगा तो भैया ये तो यही ना आपका रीडिंग बताएगा, है कि नहीं। अब देख लीजिए स्टीम, ये है ही वाला हिस्सा है ना, ये स्टीम कहलाता है। एनविल, है ना, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा एनविल कहलाता है। अब प्लंजर तो आप जानिए रहे हैं, ये वाला हिस्सा प्लंजर कहलाता है, ठीक है। इस टाइप का सवाल हम कई बार बता चुके हैं, देख लीजिएगा। अगला सवाल पे देख लीजिए, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये जो ऑपरेशन कर रहा है ना, ये फ्लैट सरफेस है ना। ये जॉब मान लीजिए ना, इस जॉब का जो ये सरफेस है इसको खुरचने का काम कर रहा है ना। स्क्रैपर है, ये वाला जो फिगर देख रहे हैं ये स्क्रैपर का है। ये जो कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, उसको क्या कहिएगा, स्प्रैक, ये स्क्रैपिंग है ना कहिएगा। स्क्रैपर के द्वारा जो ऑपरेशन हो रहा है उसको स्क्रैपिंग कहते हैं, सीधी सी बात है। स्क्रैपिंग वाला ऑपरेशन कर रहे हैं स्क्रैपर की सहायता से किसी भी जॉब के सरफेस पे, है ना। अरे कुछ हो नहीं है। फाइलिंग कुंची फाइल की सहायता से करते हैं, ड्रिलिंग कुंची से करते हैं, ड्रिल मशीन की सहायता से करते हैं, चीजल की सहायता से करते हैं। बचा क्या, स्क्रैपिंग, ये स्क्रैपर है ही, स्क्रैपिंग वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे कुछ हो नहीं दम है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पढ़िए ना आसानी से, सब समझ में आ जाएगा। अगला जो सवाल है इस पे देख लीजिए, बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचने का उपयोग करते हैं। बड़ी और सपाट, बड़ा मतलब कोई भी बड़ा जॉब है ना, उसके मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग को खुरचने के लिए
खुरचने मतलब वही स्क्रैपर, अभी जो देख रहे थे ना यही स्क्रैपर है ना। इसका टाइप अलग अलग है ना। और ये इस बड़ी से जॉब के बीच वाले मध्य वाले बीच वाले भाग को खुरचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हुक स्क्रैपर का। हुक स्क्रैपर का प्रयोग अपने लोग बड़ा सरफेस, कोई बड़ा सरफेस है उसका मध्य भाग को खुरचने के लिए हुक। अब जैसे यही है ना, ये देख रहे हैं ना, यहीं पे ये 90 डिग्री पे सीधे मुड़ा होता है हुक टाइप का, है ना। यहाँ हुक बना होता है, ये तो सीधे सीधा है, इसी में आगे जाकर के ये मुड़ा होता है 90 डिग्री पे। ये आगे से पीछे की ओर खींच करके मटेरियल को कोई भी हटाते हैं। यहाँ पे रखे नीचे पीछे की ओर खींचते हैं, आगे की ओर नहीं। और इस स्क्रैपर से अपना लोग जो देख रहे हैं ये आगे की ओर खींचने वाला है। ये वाला इसका धार तो यहाँ बना हुआ, आगे खींच रहे हैं, आगे धक्का दे रहे हैं, है ना। और ये वाला जो है ये पीछे खींचना पड़ता है, जिसको अपना लोग हुक स्क्रैपर कहते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से कोई बड़ा सरफेस पे। अब ये जो है फ्लैट स्क्रैपर की सहायता से, इसकी सहायता से कोई भी नॉर्मल फ्लैट, किसी प्रकार का नॉर्मल फ्लैट सरफेस है ना, उसको खींच मतलब खुरचने का काम करते हैं। ये फ्लैट सरफेस से इसको पुश स्क्रैपर भी कहते हैं कभी कभी, है ना। अब हुक स्क्रैपर इसका आंसर था, इसको तो हम बता ही दिए हैं आपको। अब अगला क्या है, ट्रायंगुलर खुरचे, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, है ना। अब एक बात जानिए, कोई छोटा छिद्र है या होल है ना, होल के धार, जैसे यहाँ पे होल कर दिया ना, इसके धार को, है ना, ये सब धार जो ड्रिलिंग करिएगा तो होगा ही थोड़ा बहुत, उसके धार को, है ना, खुरचने के लिए अपना लोग उपयोग करते हैं ट्रायंगुलर वाले का। एगो है बुल नोज। बुल नोज जो स्क्रैपर होता है वो आगे की ओर मुड़ा होता है, इस टाइप से होता है स्क्रैपर। ठीक है ना। बियरिंग वगैरह जब निर्माण करता है ना, उसका ऑयल के लिए जगह बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए इसका बुल नोज का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है। इस यंत्र का नाम क्या है, ये जो यंत्र है ना इसका नाम पूछ रहा है। और सबसे पहले एक बात जान जाइए, ये जो है ना आपका थ्रेड है, कि थ्रेड कटा हुआ है ना, थ्रेड कटा हुआ दोनों साइड में, देख रहे हैं ना। ये इसके व्यास, ये थ्रेड का जो है व्यास है ना, इसका डायमीटर मापने के लिए अपना लोग इस माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अब ये थ्रेड है ना, इसके थ्रेड को, है ना, मापने के लिए, इसके डायमीटर जो है जितना, इसके डायमीटर को मापने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसके बारे में भी कई वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ये रिपीटेड समझिए। अब देखिए स्क्रू पीच गेज, स्पष्ट है, पीच तो ये माप रहा है नहीं। बाहरी माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी माप तो ले नहीं रहा है। स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज तो है नहीं ये, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। थ्रेड के मतलब कि ये समझिए ना, पिच के डायमीटर को ये माप रहा है, स्पष्ट है, फिगर में आप देख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन से उपकरण हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर। अब जैसे कि ये डायल है ना, इसका जो पॉइंटर है यही वाला हिस्सा है ना, जिसका अभी जस्ट बताए हुए थे, इसका ग्रेजुएशन किया हुआ मतलब बांटा हुआ है, रीडिंग इसी में न रहता है, बांटा हुआ है। अब कोई भी छोटा इसके नीचे में लगा हुआ है ना, जो दो भाग अभी जस्ट बताए हुए थे, इसके नीचे में एनविल लगा हुआ है ना, इसको कोई भी सरफेस पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको जब करते हैं, इसका जो डायमेंशन है, छोटा से छोटा डायमेंशन को ये पॉइंटर के द्वारा बड़ा रूप में दिखाने का काम करता है ना। तो उसी में कह रहा है मैग्नीफाई के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझिए गए होंगे ये है क्या, है ना। उसके बाद देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। स्पष्ट है,
कहा कि ये फिगर अभी डायल टेस्ट इंडिकेटर का है ना। डायल टेस्ट इंडिकेटर से अपना लोग कोई भी सरफेस का कोई भी बड़ा माप, छोटा से छोटा माप को बड़ा तरीका से दिखाने का काम करता है। ग्रेजुएशन डायल मतलब ये ग्रेजुएशन किया हुआ है, बांटा हुआ डायल को पॉइंटर के द्वारा, पॉइंटर यही ना है, पॉइंटर के द्वारा अपना लोग रीडिंग को देख लेते हैं, है ना। तो वो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा, इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा तो अंदरूनी माप लेते हैं। डायल वर्नियर कैलिपर के द्वारा, तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा भी आप वर्नियर कैलिपर को भी देखे हैं, उसमें इसी प्रकार का डायल उसमें लगा हुआ रहेगा, ठीक है। वो डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्नियर कैलिपर हो गया। और वर्नियर माइक्रोमीटर भी देखे हैं, माइक्रोमीटर पे 10 गो लाइन खींचल रहा था, वर्नियर लाइन जिसको कहते हैं। ये सब टाइप का सवाल बहुत करवा दिए हैं आपको हम इसी में, इसी सीरीज में। आप देखिए, देखते जाइए ना शुरू से अंत तक, समझ में आ जाएगा सब। ग्रेजुएशन किया हुआ है कोई माइक्रोमीटर पे, उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, वर्नियर कह देते हैं, वर्नियर लाइन इसी को कहते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये था, आपको समझ में आ गया होगा। अब कर आप उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है। आधारभूत की संख्या, आधारभूत का अंग्रेजी समझ जाइए, फंडामेंटल, है ना। फंडामेंटल समझ रहे हैं ना, फंडामेंटल का आधारभूत कहते हैं, या फिर इसको मूलभूत भी कहते हैं ना। आइए इसमें क्या पूछ रहा है, उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत डैश की संख्या क्या है। इसका जो संख्या होता है ना 25 होता है, ठीक है। फंडामेंटल जो इसका ये क्या कहते हैं, विचलन होता है, हाँ, डिविजनल फंडामेंटल कहिए या विचलन कहिए, है ना, उसका होता है टोटल 25। 25 कैसे होता है देखो, और वो 25 जो होता है फंडामेंटल विचलन, उसको ABCD के रूप में दर्शाते हैं, ABCD के रूप में, है ना। इसका जो है BIS प्रणाली के आधारभूत वो विचलन जो होता है, विचलन तो आपको हम जस्ट बताए हुए थे क्या होता है विचलन पहले वाले वीडियो में, उसको जो दर्शाता है ABCD के द्वारा कैपिटल में, ठीक है। केवल एक चीज़ और है इसमें, तो आप देख रहे हैं ना ABCD में 26 लेटर है, यहाँ 25 है, लेकिन कुछ लेटर को इसमें चेंज कर दिया गया है, जैसे कि I, है ना, L, O, Q, W, ये है ना 1 2 3 4 5, 5 लेटर को यहाँ से हटा दिया गया है। अब समझिए कि 26 लेटर है, 5 हटा दिया, ठीक है। और इसमें जो जोड़ा गया है, इसको हटा करके इसके बदले में जो जोड़ा गया है वो क्या है, वो जान जाइए आप, JS, ठीक है, ZN, ZB, ठीक है। उसके बाद एक और है ZC, इसको हटा करके इसके स्थान पे ये वाला चीज को जोड़ दिया गया है, वो भी कैपिटल लेटर में, है ना। अब एक बात और आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, होल को दिखाने के लिए, है ना, होल को दिखाने के लिए कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं, है ना। कोई भी होल है ना, इसको अब यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट है ना, ये होल हुआ, होल, होल को दिखाने के लिए हमेशा ABCD कैपिटल का उपयोग करते हैं अपना लोग। इस शाफ्ट को दिखाने के लिए स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं, है ना। शाफ्ट का जो वैल्यू रहेगा उसको दिखाने के लिए अपना लोग स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, और होल को दिखाने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। इस टाइप का सवाल हम करा दिए हैं, है। बाकी आपको फिर से भी आएगा उस टाइप का सवाल, फिर हम करवाते हैं, ठीक है। और एक बात ये, इसको हटाने के बाद इसके स्थान पे ये जो है 4 नंबर को ऐड कर दिया गया है ना। 4 जब 5 को माइनस करके 4 को ऐड कर दिया गया तो 26 लेटर है ना ABCD में, तो बचा कितना, 25। तो अपना लोग का जो है BIS प्रणाली में आधारभूत, है ना, जो संख्या है वो 25 है, ठीक है भाई लोग। अब देख लीजिए कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध है। अब देख लीजिए टॉलरेंस ग्रेड जो है ये भी आपका कितना होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अब एक बात और स्पष्ट है, फंडामेंटल आधारभूत को अंग्रेजी में अपना लोग फंडामेंटल ही कहते हैं, क्या, फंडामेंटल टॉलरेंस जो है आपका, उसको भी देख लीजिए, फंडामेंटल टॉलरेंस जो है आपका कुल, वो देख लीजिए कौन कौन सा है। सबसे पहला I, है ना, TO, ये 1,
है ना। उसके बाद क्या है, आई टी ओ, उसके बाद फिर क्या है, आई टी 1, ठीक है। दूसरा है आई टी 2। इसी प्रकार से चल जाइए आप आई टी 16 तक। 16 ये हो गया, 17 1 18 हो गया, है ना। इसका कुल टोटल जो है, ठीक है, आपका जो होता है ग्रेड वो 18 होता है, याद रखिएगा। ग्रेड किस प्रकार से होता है, ITO1 ITO, है ना, IT1 से लेकर के 16 तक 18 हो गया कुल टोटल, ठीक है ना। इसका जो है आपका ग्रेड 18 प्रकार का होता है। टॉलरेंस, आधारभूत फंडामेंटल टॉलरेंस जो होता है वो आपको 18 प्रकार का होता है। अब आइए, अब एक चीज और छूट गया है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा एक समझ जाइए। ये जो लिखा रहेगा ना आपका, देखिएगा आपको हम इस टाइप का सवाल करा चुके हैं आपको पीछे कई वीडियो में। 30H, है ना, 7, ठीक है। ये लिखा रहेगा तो है ही जान जाइएगा, ये जो 30 है ये जो है आपका मूलभूत माप रहेगा, है ना। मूलभूत माप को 30 से इंडिकेट किया। ये H जो है कैपिटल, ये विचलन है। विचलन के भी बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, देख लीजिए क्या होता है विचलन। और ये 7 जो है आपका, ये 7 है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस का ग्रेड जो है ये 7 हो गया। ये H क्या हो गया आपका, विचलन हो गया, है ना। और ये 30 हो गया मूलभूत, ये मूल माप हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से लिखा रहेगा आपका कैपिटल लेटर में और नंबर में। अब देखिए इसमें कह रहा भागों के मापों में को ज्ञात करने के लिए, तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब मापों को तुलनात्मक, एगो स्लिप गेज देखे थे ना आप लोग, स्लिप गेज जो होता है शीट मेटल का, मोटाई को मापने के लिए एक बड़ा छोटा अलग अलग साइज में स्लिप गेज आप लोग देखे होंगे, है ना। अलग अलग साइज में स्लिप गेज होता है, तुलना किया जाता है। इस पे रीडिंग ये कितना mm का है मोटाई, है ना, इसमें लिखा रहता है ये अलग mm का है, ये अलग mm का है, ये अलग mm का है। अब इसको सटाते हैं सीट, है ना, सीट पे, तो अपना लोग जान जाते हैं कि भैया ये वाला सीट 10 mm है, वो वाला सीट 8 mm है, कोई सीट 6 mm है, तुलना कर देते हैं। तो तुलनात्मक टूल हो गया ये वाला, है ना, स्लिप गेज वगैरह देखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपसे कह रहा है तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्ध उपकरण का प्रयोग होता है। कोई भी जॉब को इसके भी साथ एक्यूरेसी, इसमें देखिए एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है स्लिप गेज में, लेकिन परिशुद्धता एक्यूरेसी उपकरण माना गया है, उसको कहते हैं कंपैरेटर। कंपैरेटर मतलब कंपैरिजन करना, नहीं कंपैरेट करना एक दूसरे से, है ना। कंपैरेट करने का काम कंपैरेटर होता है। तुलनात्मक जिसको कह सकते हैं, कंपैरेटर जो है ये बड़ी परिशुद्धता के साथ मापों को भी, है ना, जैसे कि कोई 2 जॉब है ना, एक जॉब ये है, एक जॉब ये है ना। अब देख लीजिए इस जॉब का एक दूसरे से तुलना करेगा, मान लेते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज कर लेते हैं, इस पे भी यहाँ से यहाँ तक डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज कर लिए, इस पे भी कर लिए, तो ये कितना mm कहाँ गड़बड़ है वो पता चल गया, इसमें क्या गड़बड़ी है वो पता चल गया। एक दूसरे से तुलना किए ना, इसके अकॉर्डिंग ये कितना गड़बड़ है, इसको फिर फिनिशिंग करने के लिए अगला ऑपरेशन करें। एक दूसरे का तुलना करते हैं, है ना। और वो वही चीज क्या कहलाता है, कंपैरेटर कहलाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला सवाल को देख लीजिए, लीवर वर्क के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है, ठीक है। अब देख लीजिए लीवर 2 टाइप का आपको हम बताए हुए थे। ये जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर, एगो प्लंजर टाइप का, है ना, एगो लीवर टाइप, है ना। तो 2 टाइप का है, तो इसमें कहिए रहा है लीवर वर्क के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म काम आता है, ठीक है ना। तो इसमें जो मैकेनिज्म काम आता है लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म, सीधी सी बात है।
स्क्रू नट ये तो आता है नहीं, है ना, स्क्रू नट माइक्रोमीटर में करते हैं। रेक और पिनियन इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, डायल, वही टेस्ट इंडिकेटर पे प्लंजर टाइप में जो है उसमें रेक और ये पिनियन वाला काम करता है सिद्धांत। अब ये तो है, ये था लीवर और स्क्रोल टाइप का, है ना, वर्म टाइप का ये अलग है ना। अगला सवाल पे चलिए। थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है, बहुत अधिक, है ना, मास प्रोडक्शन, बहुत अधिक उत्पादन करना है, वहाँ पे अपना लोग किस प्रकार का कंपैरेटर का उपयोग करते हैं। ये देख लीजिए, पेनेट्रियम न्यूमेटिक, न्यूमेटिक जो आपका है ये कंपैरेटर उसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे स्लिप गेज का प्रयोग करके अब कितना ये स्लिप गेज देखें ना, इस टाइप का जो होता है, इसको कितना छुआते रहिएगा सीट मेटल पे, एक बार फिर छुइए फिर छुइए, थोड़ा समय लगेगा ना। लेकिन ये न्यूमेटिक टाइप का अगर रहेगा, न्यूमेटिक मतलब हवा से चलने वाला है ये, है ना, न्यूमेटिक से समझ जाइएगा, ये हवा से चलने वाला कंपैरेटर है ना। इसका प्रयोग अपना लोग मास प्रोडक्शन में किया करते हैं। ठीक है भाई लोग, है ना। हमको लग रहा है कोई सवाल आपका छूटा है कहीं ना कहीं, एक बार देख लेते हैं। लेकिन आप लोग जो है ना तैयारी करिएगा अच्छे से, हम यही कहेंगे। लगभग हम बता दिए हैं आपका आज भी। हमको थोड़ा सा समय इसीलिए लगता है कि हम सभी ऑप्शन को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अब 10 गो सवाल अगर आज बताया ना आपको, 20 गो कम से कम तैयार हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए कभी कोई और भी सवाल पूछ दे किसी से रिलेटेड, है ना, तो फिर आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप वीडियो देखिए, क्या बोलेंगे, छोड़ दीजिए भाई। धन्यवाद भाई लोग।